T20 के पहले मार्के में भारत की कामयाबी। तालिबान से मुआहदे का इत्लाक किस इलाके पर होगा? अंदरूनी सिंध अफसोसनाक वाकया और पुरतशद्दुद एहतजाज। अब तक के रिपोर्टर पर पुलिस तशद्दुद, DIG लाइन हाजिर। और क्या अब हजारा सूबा बन जाएगा? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नासिर जुक्ताई, NBC ऑन एयर। इस प्रोग्राम में आज बड़ा चर्चा था, बहुत चर्चा था कि मुकाबला होगा, बड़ा मुकाबला होगा, बड़ा आलीशान मुकाबला होगा। मुकाबला भी हो गया और पाकिस्तान मैच भी हार गया। बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो एक कतरा खून ना निकला। लेकिन बात वही है कि तुम जीतो या हारो, हम तुम्हारे साथ हैं। दूसरी खबरें हमारे पास जो है वो तालिबान से मुआहदे के बारे में एक बहस चल गई है कि अगर मुआहदा तालिबान से होता है मुज़ाकरात के बाद, कामयाब मुज़ाकरात के बाद, तो फिर किस किस इलाके पर इसका इतलाक़ होगा। साथ ही अंदरूनी सिंध के अफसोसनाक वाक़यात हैं। कुरैशी साहब के कत्ल के बाद वहाँ गाड़ियों को आग लगाई गई है और ख़ासा तशद्दुद हुआ है। उसके साथ ये भी कि हज़ारा सूबा की करारदाद मंजूर हो गई है खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में कि बनाया जाए, लेकिन ये इख्तलाफात वहाँ मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी ने, ANP ने वोट नहीं दिया है। और इसके साथ ये हस्ब मामूल सहाफ़ियों पर तशद्दुद की बात, अब तक के रिपोर्टर तैयब बलोच पर ठीक ठाक मारपीट की गई उनके साथ अदालत के अहाते में। और उसके बाद क्या होगा हम पूछेंगे तैयब बलोच से ही खुद। लेकिन पहले ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आकर अपनी तमाम बातों पर बहस शुरू करेंगे। वेलकम बैक। हम आज जिन मौजूद पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद रहेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जिन्होंने रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम साहब इस्लामाबाद से, और हमारे साथ मौजूद रहेंगे कराची स्टूडियोज़ में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुमताज़ रहनुमा सेनेटर सईद गनी साहब। और गुफ्तगू हम शुरू करेंगे उसी बात से जो यकीनन आप और हम सब जानते हैं कि बांग्लादेश पे T20 वर्ल्ड कप का पहला मैच, पहला मार्का, पहली जंग, पहली लड़ाई, पहला टकरा पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हुआ। इससे पहले बहुत सी बातें हुई थी। धोनी पिछली टीम में नहीं था तो पाकिस्तान ने इंडिया को हरा दिया था बांग्लादेश में ही। और आज हफीज़ ने कहा था कि आज तारीख बदलने का दिन है कि जब वर्ल्ड कप में कभी पाकिस्तान हिंदुस्तान से नहीं जीता, लेकिन तारीख नहीं बदली, बल्कि स्कोर इतना कम किया पाकिस्तान ने कि हिंदुस्तान के लिए वो हलवा साबित हुआ, लुक़मा तर साबित हुआ, जो भी कह लें। टेम्पो नहीं बन पाया मैच का, और मैच के दौरान पाकिस्तान ने कई चांसेस मिस किए। बॉलिंग पता नहीं किस तरह की हुई कि उमर गुल के चेहरे पर भी नकात तारी थी। फील्डर्स की बॉडी लैंग्वेज भी अजीब गरीब थी। 7 विकेटों से हराया है हिंदुस्तान ने। मैं इसको मुख्तसर करना चाहूँगा, लेकिन मेरे साथ एक एक्सपर्ट मौजूद है क्रिकेट के, सेनेटर सईद गनी साहब क्रिकेट आ रहे हैं। मैं उनसे पूछूँ क्या हुआ है ये? नहीं, मैं एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, मुझे क्रिकेट देखने का शौक ज़रूर है। क्या आप क्या कहेंगे? नहीं, पहली बात तो ये कि देखें, हमें इंडिया को अप्रिशिएट करना चाहिए। बड़ी वेल डिजर्व विक्ट्री थी, अच्छा खेले। उन्होंने बॉलिंग अच्छी की, उन्होंने बैटिंग अच्छी की, इसलिए उनको जीतना चाहिए। अच्छा जीता, हाँ, टॉस अच्छा जीता, तो उनको जीतना चाहिए था। जहाँ तक हमारी बात है, मैं समझता हूँ कि हमारी इनिंग्स शुरू से बनी नहीं जब हम बैटिंग कर रहे थे। और उसी वक्त अंदाज़ा हो रहा था कि शायद हमारे जो सारे खिलाड़ी आउट ऑफ टच हैं, किसी में वो रिदम नज़र नहीं आया शुरू से ही। जिस तरह कामरान अकमल आउट हुए, और उसके बाद जिस तरह वो, खैर पिच भी थोड़ी सी डिफिकल्ट होगी ज़रूर, लेकिन शायद सिंगल्स नहीं हो पा रही थी और कुछ रीजंस थे जो। कामरान तो बहुत लंबे 4-5 मील से आउट हुआ। हाँ, वो मैं कह रहा हूँ, बड़े कन्फ्यूजन में लगा, और मुझे लगा कि शायद कोई इंडिया का दबाव है हम पर या क्या है, जिसकी वजह से वो दबाव था नहीं। दबाव तो रहता है इंडिया का, दबाव था, चाहे पानी का मसला हो। मुझे लग रहा था कि दबाव शायद हमारी टीम पर है। लेकिन बहरहाल क्रिकेट है जी, हो जाता है। एक टीम में जीतना होता है, एक में हारना होता है। और अगर किसी ने इससे पहले वाला मैच देखा हो जो हॉलैंड का और आयरलैंड का होता, तो उसमें भी सीखने के लिए बहुत चीज़ें। और कमाल को नेपाल वाला कल का मैच, नेपाल का जो बांग्लादेश को उसने हराया, अजीब हो रहे। जनरल साहब, क्रिकेट से कुछ अगर आपको हो, और मैच तो यकीन देखा होगा आपने, क्या तासुरात हैं आपके? जी,
देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि आल्दो हमारी टीम हार गई है, लेकिन अल्लाह का करम है, हमारी टीम के अंदर पोटेंशियल है जीतने का। आप ये देखें कि पीछे भी जो मैचेस इंडिया को जो पिछली दफा इन्होंने मारा, और बहुत बड़े बड़े बांग्लादेश का जो कितना बड़ा टारगेट को चेज किया, तो इनमें पोटेंशियल है। और गेम में एक पार्टी, एक टीम जीतती है, एक हारती है, लेकिन इनका टेम्परामेंट बिल्ड करने की जरूरत है। देखिए, आप बॉलिंग की प्रैक्टिस भी दें, बैटिंग भी दें, लेकिन इन एडिशन टू दैट इनको ये भी बताएं कि जब आप टीम के अंदर उतरते हैं तो बड़े जज्बे में आए और खेलें। हारना जीतना कोई बात नहीं, ये अंडर प्रेशर आ जाते हैं और पैनिक में इन्होंने पहला रन आउट हुआ, और इसी तरह आपने देखा कि फिर ये स्टेबलाइज हो ही नहीं सके। दरमियान में 2-3 ओवर में सिर्फ 4 रन बने, तो वो ठीक नहीं थे। तो बट इनके ऊपर इनका टेम्परामेंट बिल्ड करने की जरूरत है फॉर ए मैच। राइट जी, दोनों टीमें खेलती हैं तो एक जीतती है, एक हारती है। अब 2 टीमें और भी हैं जो अखाड़े में उतर रही हैं, ग्राउंड में उतर रही हैं, मैदान में जा रही हैं। एक टीम तालिबान की तरफ से आ रही है और एक टीम हमारी पाकिस्तान की तरफ से आ रही है, और कहते हैं कि पाकिस्तान और तालिबान की टीमें हैं वो मिलकर एक अमन समझौते पर पहुंचने की कोशिश करेंगी। एक नया सवाल पैदा हो गया जनरल साहब, वो ये पैदा हो गया है कि ये जो अमन समझौता होगा, अगर हुआ तो इसका इतलाक़ किन किन इलाकों पर होगा? क्या खाली फाटा पे होगा या उन तमाम इलाकों पर होगा जो वज़ीरिस्तान के इलाके हैं, या उन इलाकों पर भी होगा जो कबाइली इलाके भी हैं? क्या कहेंगे आप? देखें, अगर अमन के ये मुज़ाकरात कामयाब होते हैं, खा वो टीटीपी के साथ हैं जो कि मुल्क के अंदर दहशत गर्दी फैलाने वालों में से एक एलिमेंट है। यानी आप देखें, बलूचिस्तान में BLA का एक रोल है कि इंसर्जेंसी है, कराची में कुछ और किस्म की मिलिटेंसी है, पंजाब का कुछ और चक्कर है। तो अगर हम TTP से कामयाब होते हैं तो ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा, और मेरा ख्याल में इसका बड़ा पर प्रोमिनेंट जो इम्पैक्ट होगा वो हमारी फाटा या ट्राइबल की पट्टी पे होगा ज्यादातर। साउथ में ज्यादा, नॉर्थ में शायद थोड़ा कम हो, क्योंकि नॉर्थ और साउथ वजीरिस्तान मिलके को 12 लाख की आबादी है, और ये मासूद और जो वजीरी ट्राइब्स हैं ये बड़े डोमिनेंट हैं। और ये अगर हुकूमत के साथ तामन करें और इनके बॉर्डर मिलते हैं अफगानिस्तान के साथ, और ये वहां भी उसको सील करें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें लाइक ए गुड सिटीजन, तो इनके अंदर से देखें, आलम जान मसूद एक 3 स्टार लेफ्टिनेंट जनरल हुए हैं, इसी तरह अयाज वजीर साहब एम्बेसडर हैं, एयर मार्शल साहब हैं, वहां से बहुत से लोग यहाँ पाकिस्तान के अंदर करते रहे। तो इनके साथ एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए तो ये एक हमारे मसले का बहुत बड़ा पोर्शन हल हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल। सेनेटर साहब, आप बताएंगे कि नज़र में क्या है, क्या मसला हल होने के करीब है, हल होने जा रहा है, नहीं हल होगा, हल होगा तो किस तरह होगा? नासिर साहब, बात यह है कि हमारी दुआ भी है, हमारी ख्वाहिश भी है कि जो हुकूमत चाह रही है, जो हुकूमत कह रही है, जो हुकूमत सोच रही है, अल्लाह करे सारी चीज़ें उस तरह से हो जाएं। लेकिन डर मुझे ये लग रहा है कि ना मेरी ये दुआ मुझे पूरी होती हुई नज़र आती है, ना मेरी ये ख्वाहिशात मुझे पूरी होती हुई नज़र आती है। ये एक नाउमीदी की सी बात है, लेकिन बहरहाल अगर आप उम्मीद रखते हैं, लेकिन आपको ग्राउंड रियलिटीज़ से आँख नहीं मोड़नी चाहिए। जो हुकूमत इस वक्त कह रही है, जिस तरह से कमेटियाँ बना रहे हैं, जिस तरह से मुख्तलिफ वज़रा के मुख्तलिफ बयानात आ रहे हैं, होना ये चाहिए था कि इस मौके पर सिर्फ हुकूमत नहीं, तमाम सियासी जमातें बल्कि पूरी कौम को जो है वो एक नुक्ते पर मुत्तफ़िक होना चाहिए था। और फिर अगर ये हुकूमत आगे बढ़ती तो शायद उसके अंदर कुछ दबाव भी होता सामने वाले। तो आपका था ना पार्लियामेंट के इजलास में? नहीं, मैं ज़रा थोड़ा खास कर लूँ ना, इसमें महसूस ये हो रहा है कि सारी सियासी जमातें अलग हैं, हुकूमत को बल्कि कौम को एक तरफ रखें, इनकी अपनी काबीना जो है उसमें भी शायद इत्तेफाक नहीं है, उसमें भी तालिबान ने क्या कन्फ्यूजन है। और वज़ीर दिफा जो इस मामले में उनकी बड़ी अहमियत है, उनके पास बड़ी अहम वजारत है, उनका मौक़िफ़ जो है एक मरतबा नहीं बार बार उसका वो इजहार कर चुके हैं, वो मुख्तलिफ है। चौधरी निसार अली ख़ान कुछ और कहते हैं, परवेज़ रशीद साहब की अगर बातें सुने तो उनकी बातें कुछ और मुख्तलिफ होती हैं। तो ये जो कन्फ्यूजन है और जो तजादात हैं हुकूमत की अपनी कैबिनेट के अंदर, इससे मैं समझता हूँ कि नुकसान होगा। और दूसरा, इन्होंने आपको याद होगा अब भी ये कहते हैं कि जी अब जो है वो मुज़ाकरात बड़े अहम मरहले में दाखिल हो गए और बराह रास्त मुज़ाकरात होंगे। देखिए, बराह रास्त मुज़ाकरात तालिबान की टीम की तरफ से तो समझ में आती है कि उन्होंने कहा कि जी अब जो है जहाँ मुज़ाकरात होंगे वहाँ तालिबान की शुरा के अरकान बैठेंगे, अब एक होता है, 2 होते हैं, जो भी हैं वो लोग बैठेंगे। लेकिन हुकूमत ने तो फिर 4 और जो ब्यूरोक्रेट्स थे वो बड़े अच्छे होंगे, काबिल होंगे, हमें उस पर एतराज़ नहीं है, लेकिन जब आप ब्यूरोक्रेट को बिठाएंगे मुज़ाकरात के लिए तो उसके पास ये इख्तियार नहीं होगा कि वो फैसला करे। वो फिर जाएगा वज़ीर जो दाखिला है उनके पास, वज़ीर आज़म के पास कि जनाब ये उन्होंने कहा, अब हम क्या करें,
अब बताइए आपका क्या पैगाम पहुंचाएं। अगर ये पैगाम रसानी का काम ही कराना है कमेटी से, तो फिर पहली वाली कमेटी ठीक थी, उसको बदलने की जरूरत क्या थी। आपने बदल के ब्यूरोक्रेट्स को, बड़े अच्छे काबिल लोग होते हैं, लेकिन ये जो मुज़ाकरात होते हैं, और ये खास तौर पे ये मुज़ाकरात, ये तो एक पॉलिटिकल इशू है, इंतज़ामी इशू अपनी जगह होगा, लेकिन इसके अंदर पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हैं, और सियासत की बुनियाद पर आप उनके साथ जब बात करेंगे, कोई सियासी इसका नतीजा निकालेंगे, और उसके अंदर आपने एक पॉलिटिकल आदमी नहीं रखा है। तो ये जो तजादात हैं हुकूमत में, मुझे लगता है ये खतरनाक है, ये बहुत खतरनाक हैं। और दूसरी बात, ये अच्छी बात है कि आप लोगों को उम्मीद दिला रहे हैं कि जी बड़े हम अच्छे रास्ते पे जा रहे हैं और बड़े कामयाब हो जाएंगे, लेकिन खुदा ना करे अगर अब नाकामी कहीं होती है ना, तो फिर उसके बाद बड़ी खतरनाक सूरत हाल होगी, और आपके लिए उस पूरी कौम को, तमाम सियासी जमातों को यकजा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये अच्छा एक वक्त था जिसको हुकूमत ने ज़ाया किया है कि इन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज को ऑन बोर्ड नहीं लिया। पार्लियामेंट को तो ये समझते ही कुछ नहीं है। आज तक जो नेशनल सिक्योरिटी का इन्होंने पॉलिसी बनाई है सेनेट के अंदर, वो दी तक नहीं है, कॉपी उसके नहीं दी है, बार-बार उनकी यकीन दिलाने के बावजूद। जल साहब, एक इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि आपने पार्लियामेंट को बिल्कुल इग्नोर कर रखा है। कल मेरे साथ पीटीआई के इमरान इस्माइल साहब भी थे, एमक्यूएम के साथी भी थे, उनका भी कहना ये है कि मामला पार्लियामेंट में जाना चाहिए था। जी देखें, बात यह है कि सईद गनी साहब की बातें, मैं इनके इखलास को बिल्कुल डाउट नहीं करता, और इनकी सिंसियरिटी मुल्क के लिए जो है, ऑब्वियसली ये सेनेटर भी हैं, लेकिन अगर ये कोई बातें जो सईद गनी साहब कर रहे हैं कि सियासी पार्टी का नुमाइंदा करे ना, जिसने कभी हुकूमत में न रहा हो या उनकी बागडोर उनके पास न रही हो, ये जो दहशतगर्दी की मेनेस है, ये पिछले 30 सालों से है, और पिछले 10 सालों से और ज्यादा है, और 5 साल अभी पीपल पार्टी वाले एक पूरा इत्तेहाद हुकूमत करके हटा है। उन्होंने ना उस वक्त फौजी एक्शन किया है, ना मुज़ाकरात किए हैं, ना बात आगे चली है। तो अभी एक नई हुकूमत आई है, उसने एक फौजी एक्शन तो हुआ है, की है, फौजी एक्शन हुआ है। देखिए फौजी एक्शन हुआ है, बात यह है कि फौजी एक्शन नहीं, वजीरिस्तान के अंदर क्यों नहीं हुआ? सवात भी तो हुआ, सवात का तो एक और बात थी ना। हाँ नहीं, जब 17 जगह पे ठीक है, लेकिन ये जो वजीरिस्तान का मेन हार्ड नट है जिसको आपने क्रैक करना है और इस इशू को रिजॉल्व करना है, आप 17 नहीं 1700 कर लें, लेकिन अगर आप मसले को हल नहीं कर सके तो दिस मीन्स कि इट इज अ सीरियस प्रॉब्लम। आप अपनी सारी नेक नीति के बावजूद कुछ नहीं कर सके, तो इन 8-9 महीनों में अगर इस हुकूमत ने एक स्टेप शुरू किया है तो मैं तो होपफुल हूं। देखिए, सबको इतराज करने का तो हक है, अपना व्यू भी दें, लेकिन हम सब एक पॉइंट पे इकट्ठे हैं, और वो ये है कि हमारी जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए दहशतगर्दी की, और हम मुल्क से मिलिटेंसी को खत्म करना चाहते हैं। इस पे सब मुतफिक हैं। अभी जहां डिफरेंसेस हैं वो हिकमत अमली पे हैं। जो लोग बाहर बैठे हैं ग्राउंड के, वो ये चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट उनसे पूछ के हर बात करे, और फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी हुकूमत के सर के ऊपर हो। हुकूमत सब की बातें सुन रही है। देखें जो भाई साहब, 2 व्यू पॉइंट हैं। एक वो लोग हैं जो कहते हैं यार फौरन चढ़ाई करो, और इर्रेस्पेक्टिव आप वो बात करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, ये आजमाए हुए लोग हैं, इनको जाओ निस्त तो नाबूद कर दो। दूसरे कहते हैं नो, बिल्कुल कुछ भी ना करो, अगर उनके साथ जो करते भी हैं तो आप सिर्फ मुज़ाकरात करें। मेरे ख्याल में ये दोनों व्यू पॉइंट इंतहा की तरफ हैं। हुकूमत इन दोनों को सुन के, और दोनों व्यूज जो हैं ये मुहिब वतन पाकिस्तानियों की तरफ हैं। जो लोग कहते हैं एक्शन करें, वो भी कंसर्न्ड है कि जल्दी मसला हल हो, और जो कहते हैं मुज़ाकरात करें, उनको भी पता है कि मिलिट्री एक्शन की इम्प्लीकेशंस हैं और इसका खून रसता रहेगा बड़े अरसे, और इससे पहले भी होते रहे तो मसले हल नहीं कर सके। हुकूमत एक पॉलिसी के तहत आगे चल रही है, और प्राइम मिनिस्टर ने जो पॉलिसी दी है वो यही है कि जो मुज़ाकरात करना चाहेंगे उनसे हम मुज़ाकरात करेंगे, जो फाइट करना चाहते हैं उनके साथ फाइट होगी। मुज़ाकरात की बात को चौधरी निसार ने आगे बढ़ाया, और उसने कहा कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो रियासत के खिलाफ नहीं, कि आपके वुज़रा में आपस में तज़ाद है, पॉलिसियों के खिलाफ है। वुज़रा में कोई तज़ाद नहीं है, एब्सोल्युटली कोई। ये ज़ेरे दास्तान के लिए बढ़ाते हैं। वो डिफेंस मिनिस्टर ने टाइम एंड अगेन कहा है कि हमने ये कहा कि अगर मुज़ाकरात न चले तो हम मिलिट्री एक्शन करेंगे, और वो मार्च होगा, उन्होंने ये बात की। और अपने जो हैं वज़ीर दाखिला, उन्होंने यही कहा कि इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान के फेवर में हैं, जो रियासत के फेवर में हैं, लेकिन वो हुकूमतों की पॉलिसियों के खिलाफ हैं, और शायद हमारी हुकूमत की पॉलिसी के भी खिलाफ हैं, और उनके साथ अगर हमारी गुफ्तगू हो तो उनकी बात सुनने में हर्ज कोई नहीं है। तो इसलिए मेरे ख्याल में ये हम पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग ही करते हैं, और खसूसन वो लोग जो 5 साल पीछे पीपल पार्टी के दौर में ये जितनी तबाही और बर्बादी पाकिस्तान की हुई है, मेरे ख्याल है ये 67 सालों में नहीं हुई।
आप ये देख ले, खून खराबा भी हुआ, कत्लो गारत के अलावा फिर करप्शन भी हुई फिर उनकी बेताशा। अपनी तो अभी खातून खुदा के लीडर, लिए एक चीज उनकी आगे अपनी चल रही प्राइम है। मिनिस्टर को कत्ल किया गया। ये भी देखिए ना आप। मुझे ब्रेक लेना है, ब्रेक के तो बाद मैं वापस आऊंगा। उसकी वजह भी ब्रेक के बाद वापस आऊंगा और बात करूंगा हज़ारा सूबे के बारे में दोनों हिसाब से। वेलकम बैक। हम इससे पहले मैं बात करें तालिबान के बारे में। अभी इत्तला आई है कि वज़ीर दाखिला ने तालिबान की कमेटी यानी प्रोफेसर इब्राहिम साहब और हुकूमत कमेटी जो 4 ब्यूरोक्रेट्स पर मुश्तमिल है, उनका इजलास इस्लामाबाद में बुला लिया है। और कल ये इजलास तालिबान से होने वाले इजलास के बारे में मुकाम और जगह का तयन करेगा, जो अब तक कहते हैं कि तय कर ली गई है लेकिन खुफिया है। तो ये भी कहते हैं कि सरकारी कमेटी को बता भी दिया गया है कि किस जगह इजलास होगा। मैं बात करना चाह रहा था हज़ारा सूबे के क़याम के बारे में। बहुत सी बातें हुई, बहुत से झगड़े हुए। अगर आपको याद हो तो सूबा हज़ारा के क़याम के लिए एक ख़ासा बड़ा झगड़ा हुआ, वायलेंस हुआ, एहतजाज हुआ, प्रोटेस्ट हुआ, हड़तालें हुई और उसके बाद कुछ तलखियाँ भी हुई। और उसके बाद जुनूबी पंजाब की तरफ भी लोग गए बनाने के लिए सूबा। आज खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने एक रेजोल्यूशन मंजूर किया है और ये रेजोल्यूशन है कि हज़ारा सूबा बनाया जाए, जिसका नाम रखा जाए हज़ारा खैबर पख्तूनख्वा। ये सराजुल हक साहब की तजवीज़ है। मैं जाऊँगा पेशावर अपने ब्यूरो चीफ के पास, जनाब यूसुफ़ज़ई के पास, और उससे पूछूंगा ये बताइएगा कि ये जो आज मंजूर ये करारदाद, इसके फरीक कौन कौन से थे और हरीफ कौन कौन थे? सर, जहां तक ये सूबा हज़ारा की करारदाद है, ये तकरीबन कुछ 4 महीने पहले हज़ारा से ताल्लुक रखने वाले कुछ MPAs ने जमा करवाई थी, जिसके मुहर्रिकीन में सरदार इदरीस, कलंदर लोधी, मुश्ताक गनी और कलंदर लोधी का ताल्लुक साबका पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्यू से था, काफ से था, जबकि सरदार इदरीस माजी में जमीयत उलमा इस्लाम का हिस्सा रहे थे। ये इनकी तरफ से करारदाद सूबाई असम्बली की सेक्रेटेरिएट में 4 महीने पहले जमा कराई गई, लेकिन इस पर इत्तेफाक राय नहीं हो रहा था। PTI के कुछ लोग इसकी शदीद मुखालफत कर रहे थे, जिसकी वजह से इसको असम्बली फ्लोर पर टेबल नहीं किया जा रहा था। अब उनकी कोशिशों से इस पर इत्तेफाक राय कुछ हद तक हो गया था, जिसके बाद आज ये करारदाद सूबाई असम्बली में पेश कर दी गई और यही उनकी मूवर्स थे जो नाम मैंने पहले लिए हैं। मुतालबा उनका यही है कि खैबर पख्तूनख्वा में सूबा हज़ारा के नाम से एक नए सूबे का क़याम अमल में लाया जाए। और वफाक से उन्होंने मुतालबा किया है कि इस हवाले से पार्लियामेंट से जो जरूरी कानूनसाजी है वो की जाए। करारदाद की मूवर्स तो यही लोग थे, लेकिन ये मतलब इत्तेफाक राय से नहीं बल्कि विद मेजॉरिटी वोट पास हुआ है। किसने मुखालफत की इसकी? अवामी नेशनल पार्टी ने इस करारदाद की शदीद मुखालफत की है, जबकि उन्होंने वोटिंग के दौरान भी अपने मुखालफत का इजहार किया, जबकि इसके अलावा तकारीर के दौरान सराजुल हक ने भी इसकी मुखालफत की थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अराकीन, कई एक अराकीन ने मुखालफत की थी। कौमी वतन पार्टी ने इसकी मुखालफत की थी, लेकिन जब वोटिंग का मरहला आया तो सिर्फ अवामी नेशनल पार्टी ने बावाज़ बुलंद मुखालफत की। बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन ये बन रही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि पख्तूनख्वा और पख्तूनिस्तान के अलंबरदार रही है, और उन्होंने इसी असम्बली से करारदादें मंजूर की थी और वो सूबा हज़ारा तहरीक के हिमायती कभी नहीं रहे थे, लेकिन आज वो जब इस पर वोटिंग हो रही थी तो इस दौरान पीपल्स पार्टी के अराकीन खामोश थे, लेकिन वोटिंग के बाद जब असम्बली इजलास से वो बाहर निकल आए तो उन्होंने कहा कि वो इस करारदाद की हिमायत नहीं करते। लेकिन सर, बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन आज असम्बली में उस वक्त बनी कि जब एक तरफ ये करारदाद मंजूर हो गई तो सूबाई वजीर सेहत शौकत यूसुफ़ज़ई की जानिब से एक और करारदाद पेश की गई, जिसमें वफाक से मुतालबा किया गया कि खैबर पख्तूनख्वा का नाम तब्दील करके हज़ारा पख्तूनख्वा रखा जाए, और ये करारदाद भी आज मेजॉरिटी वोट के साथ मंजूर की गई है। अब बड़ी सिचुएशन ये बन रही है कि एक असम्बली में जो करारदाद कुछ हज़ारा के अराकीन की पड़ी हुई थी, इससे जाहिर होता है कि हुकूमती वजीर की जानिब से सूबा हज़ारा के करारदाद की बजाय जो करारदाद वो लेके आए हैं उसमें हज़ारा सूबे का नाम तजवीज़ किया गया है। पूरे सूबे को अभी भी लग रहा है कि तहरीक इंसाफ इसकी मुकम्मल हिमायती नहीं है। राइट, बहुत शुक्रिया आपका रहने का, कुछ बातें क्लियर करने का। सेनेटर सईद गनी साहब, आपकी पार्टी ने वोट तो नहीं दिया और बाहर निकल के मुखालफत भी की। देखिए, मुझे तो अभी जो तफसील बताई है आपके नुमाइंदे ने,
उसमें तो लगा कि तमाम जमातें और पूरी असम्बली कहीं ना हर जगह फूट है। पूरी असम्बली कंफ्यूज है, इसलिए कि अगर एक करारदाद पास हुई है कि जी हज़ारा पख्तूनख्वा सूबा बनाया जाए, उसी असम्बली ने एक और करारदाद पास की है कि खैबर पख्तूनख्वा नाम हज़ारा पख्तूनख्वा रख दिया जाए। मतलब ये बड़ी अजीब सी बात है, और इसमें मेरा ख्याल है कि तमाम जमातों को अपना एक वाज़ेह मौक़िफ़ जो है वो आगे देना चाहिए। और जिस तरह आपके नुमाइंदे ने खुद बताया कि जमात इस्लामी ने मुखालफत की, NP के लोगों ने PTI के लोगों ने मुखालफत की, शेरपा साहब की पार्टी ने मुखालफत की, तो इसका मतलब ये कि पार्टी के अंदर भी बहुत सारे जो है वो इख्तिलाफ इस पर हैं। और जिन लोगों ने करारदाद मूव किए उसमें भी वो कुछ नून के हैं और गालिबन कुछ PTI के लोग हैं। एक बड़ी तरह ये है, जो बता दूं मैं आपको, कि वज़ीर आज़म ने खैबर पख्तूनख्वा के लिए नए गवर्नर का तकर्रुर कर दिया है, और ये सरदार मेहताब भाई साहब होंगे। हज़ारा से ताल्लुक़ है और हज़ारा तहरीक के हामी भी रह चुके हैं। मैं जाऊँगा जनरल साहब के पास। जनरल साहब, अब जो तब्दीली आप देख रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में, वो किससे नौयत की होगी, इसकी डायनामिक्स क्या होंगे? देखिए, एक तो ये जो आज की करारदाद की बात, मैं सईद गनी साहब से एग्री करूंगा कि अगर ऑन वन हैंड वो कह रहे हैं कि हम हज़ारा का एक अलग सूबा बनाना है और साथ ही फिर ओवरऑल खैबर पख्तूनख्वा का नाम हज़ारा पख्तूनख्वा, तो इसका मतलब है ये क्लैरिटी नहीं है, चीज़ें आएंगी तो पता चलेगा। मेरा व्यू पॉइंट ये है कि सूबे बनाने में हर्ज कोई नहीं है पूरे मुल्क में, लेकिन टोटल कंट्री लेवल के ऊपर इसका एक नॉन पॉलिटिकल एक टेक्नोक्रेट की एक कमेटी बना के ये देखा जाए कि एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए हमें कितने सूबे बनाने चाहिए और कहां कहां बनने चाहिए, और उसके ऊपर फिर सबकी राय ली जाए और उसके मुताबिक फिर आगे चला जाए। क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर मुख्तलिफ सूबे तो बनते रहते हैं, ये देखा जाए कि क्या एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए और हमारे पाकिस्तान के मफाद में यह है कि हम एक बनाएं, उसमें फिर खैबर पख्तूनख्वा आता है या पंजाब है या सिंध है या बलूचिस्तान है, जहां आपके सूटेबल यूनिट्स बन सकते हैं वो बने। तीसरी बात यह है कि गवर्नर का तैनाती खुश आइंद है, ये जो आप खबर दे रहे हैं, चूंकि बासी साहब जो हैं वो चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं, और अभी चूंकि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा डील करता है ट्राइबल बेल्ट के साथ, फाटा का डायरेक्टली उनका कंट्रोल होता है, तो वहां मुस्लिम लीग नून का एक आदमी होगा तो डायरेक्टली इन टच वो प्राइम मिनिस्टर के साथ भी, और उनकी पॉलिसीज आगे चलेंगी। तो मेरे ख्याल में ये ठीक है, लेकिन उससे भी ज्यादा मैं ये समझता हूं कि हुकूमत को अभी ये सोचना चाहिए कि ये ट्राइबल बेल्ट का जो एक खसूसी स्टेटस है, इससे हट के इस मौके पे जबकि हम उनसे नेगोशिएट भी कर रहे हैं, उनका एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बना जाए, उनका अपना गवर्नेंस का सिस्टम हो, में भी एक अलग सूबा हो जाए, या वो खैबर पख्तूनख्वा का पार्ट हो। जी जी, जो भी मेरा मतलब है, मुल्क के मफाद में हमें आगे चलना चाहिए, हम स्टेटस को रख के अपनी जान नहीं छुड़ानी चाहिए, इनिशिएटिव्स लेने होंगे, और यह देखना होगा कि हमारी कबायली पट्टी में रहने वाले हमारे मुजाहिद, बहादुर, डेडिकेटेड, लॉयल लोग जिन्होंने पाकिस्तान बनते वक्त भी लड़ाई की और आजाद कश्मीर हासिल किया, उन लोगों के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक तो वो डिप्राइव्ड हैं। आप देखें कि हमने उनको अपने हालात के रहम करम पे छोड़ा हुआ है पिछले 65-67 साल से, और वहां न सन्नत है, न ज़राअत है, बहुत शुक्रिया। से निकालने का खत्म हो रहा है जनरल साहब, इंशाल्लाह फिर बात होगी। बहुत शुक्रिया आपका सेनेटर सईद गनी साहब। मैं ब्रेक लेना चाहूँगा, ब्रेक के बाद वापस आके बात करूँगा मैं पुलिस तशद्दुद की एक सहाफ़ी पर। वेलकम बैक जी। इससे पहले कि मैं तैयब बलोच की तरफ जाऊँ, उनसे बात करूँ, अब तक के रिपोर्टर हैं जिनकी आज पुलिस वालों ने दुर्गत बनाई खुसूसी अदालत के अहाते में, मैं जाऊँगा हैदराबाद और सिंध के दूसरे इलाकों में जहाँ जस्कम ने आज एहतजाज किया है। और इस एहतजाज की वजह यह है कि आज उनके रहनुमा बशीर कुरैशी के एक भाई को भी कत्ल कर दिया गया। ये लोग अपनी गाड़ी में जा रहे थे कि उस गाड़ी में आग लगा दी गई या जो भी सूरत तैयार हुई, और वो झुलस के उसमें जहाँ भाग हो गए। एक लाश में जख्म के साबिक चेयरमैन बशीर कुरैशी के भाई की है, जिसके बाद मुख्तलिफ स्कूलों में तालीम बंद करा दी गई, क्लासें बंद करा दी गई, मुख्तलिफ जगहों पर आग लगा दी गई, ट्रक जला दिए गए, डंपर जला दिए गए, और साथ ही साथ ये कि नादरा के दफ्तर पर भी हैदराबाद में भी हुआ और दीगर इलाकों में भी हमले हुए। मुश्तल अफराद ने शाह लतीफ़ यूनिवर्सिटी भी बंद करा दी, और इसके अलावा भरिया सिटी में
लाशें रखकर सड़क पर एहतजाज किया गया। मुख्तलिफ इलाके बंद रहे, कस्टमर सर्विस मुतासर हुई, साथ ही साथ पुलिस के मोबाइलों को भी नज़रआतिश किया गया। ये मामला ऐसा है कि इसकी सब ने मजम्मत की है, पीपल्स पार्टी ने मजम्मत की है और MQM ने भी इसकी मजम्मत की है और कहा है कि MQM के दफातर पर सियाह परचम लहराए जाएंगे। अल्ताफ़ हुसैन ने सिलसिले में बयान भी दिया है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी का बयान भी आया है, उन्होंने भी इसकी सख्त मजम्मत की है। और एक दूसरा वाक़या जो मैं अर्ज़ करना चाह रहा था वो सहाफ़ियों पर तशद्दुद के हवाले से है। सहाफ़ियों पर कोई नई बात नहीं, इनको मारे पीटे जाता रहा है और इसकी बुनियादी वजह ये होती है कि हुक्काम या हुकूमतें खबरें रुकवाना चाहते हैं। वो चाहते नहीं कि सहाफ़ियों की रसाई हो इत्तलात तक या इत्तलात के सरचश्मे तक, उनको रोका जाता है। चुनांचे ज़ियाउल हक़ के ज़माने में अगर आप देखें तो कोड़े पड़े, शहाबनामे की तरफ अगर आप जाएँ तो वहाँ आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरह सहाफ़त को पाबंद किया गया और पाबंद सलासल किया गया या लोगों को ख़रीदा गया और फ़रोख्त किया गया। मैं जाऊँगा तो ये बलोच की तरफ जिन पर आज तशद्दुद हुआ। इस्लामाबाद में ये वाक़या है खुसूसी कोर्ट का, जिसके बाहर अब तक न्यूज़ की रिपोर्ट होती है बलोच वहाँ मौजूद थे कि अदालत के बाहर खड़े हुए एहलकारों ने उनको रोका और कहा आप अंदर नहीं जा सकते। उन्होंने अपना कार्ड दिखाया, अपनी तफसीलात बताई और बताया कि मैं यहाँ रोज़ आता हूँ, लेकिन वो तस्लीम करने से इनकार कर दिया और उनकी पिटाई की गई, उनको मारा गया, उन पर तशद्दुद किया गया। पुलिस एहलकारों ने इनको गिरफ़्तार किया और उन पुलिस वालों का कहना यह है कि उनको जो हिरासत में लिया गया वो DIG के कहने पर लिया गया, DIG जान मोहम्मद के कहने पर लिया गया, वरना वो उन्हें गिरफ़्तार नहीं करते। उसके बाद ये शोर हुआ, हंगामा हुआ, बात रजिस्ट्रार तक गई। असल रजिस्ट्रार ने बताया कोर्ट को और कोर्ट ने हुक्म दिया कि रिपोर्टर को रिहा किया जाए, फौरी तौर पर रिहा किया जाए और साथ ही DIG को कल तलब कर लिया है जस्टिस फैसल अरब ने। अब इत्तला ये है कि वज़ीर दाखिला ने हालात की नज़ाकत का अंदाज़ा करते हुए DIG को जान मोहम्मद को लाइन हाजिर कर दिया है। जीते आइएगा कि जो कुछ मैंने बताया उसमें कोई चीज़ गलत थी और उसके बाद आप पर गुजरी क्या? जी, असल में ये इस तरीके से हुआ कि जब मैं खसूसी कोर्ट की कवरेज के लिए जाने लगा तो DIG सिक्योरिटी जो है जान मोहम्मद साहब जो है वो मौके पर मौजूद थे और उन्होंने जो है वो एहलकारों को भेजा। उन्होंने कहा कि ये जो है ये जो आ रहा है शख्स, इसकी तलाशी लो, ये मुझे दहशतगर्द नज़र आता है। तो जो ही मतलब मैं अपने ऑफिस के साथ इस्लामाबाद डेस्क के साथ राब्ते में था और उनको जो है मैं अपनी पेशा वराना कवरेज के हवाले से मैं आगाह कर रहा था। तो इसी दौरान ही जो है वो एलिट फोर्स के 3 से 4 कमांडोज आए और उन्होंने मुझे घेरे में ले लिया। तो मैंने कहा भाई मैं जर्नलिस्ट हूँ और कार्ड जो है वो मेरे सीने के ऊपर यहाँ पे अवेजा था। तो वो कार्ड दिखाने के बाद और मैंने अपनी जो है तलाशी जामे तलाशी उन्होंने ली और उन्होंने अपने जो है वो DIG को बताया कि सर ये जो अब तक का रिपोर्टर है ये दहशतगर्द नहीं है। तो उन्होंने कहा ये शक्ल से मुझे दहशतगर्द नजर आता है। जब इसके बाद जो है मैंने DIG साहब से कहा कि सर मैं आपको किस तरीके से दहशतगर्द नजर आ रहा हूँ, मैं तो रिपोर्टर हूँ और डेली का मेरा यहाँ पे आना जाना है। मैंने कहा आपके साथ जो एहलकार हैं ये भी मुझे पर्सनली जानते हैं और इतने अरसे से मैंने कहा जब से ये समात शुरू हुई है तो मैं डेली से आता जाता हूँ। तो उनका भी यही कहना था कि हाँ हम इसको जानते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं ये मुझे दहशतगर्द नजर आता है। उन्होंने कहा कि आप जो अपना मोबाइल दिखाओ। तो मैंने अपना मोबाइल उनको दिखाया। तो उन्होंने कहा आप ये मोबाइल क्यों लेके आए हो? तो मैंने कहा कि जहाँ हमें जो है मोबाइल जो है लेके आने की इजाज़त दी गई है खुसूसी कोर्ट की जानिब से, क्योंकि हमने यहाँ पे जो है अपनी पेशा वराना खिदमात सर अंजाम देनी होती है और हमने यहाँ से जो है वो बीपर देने होते हैं और इसके साथ साथ जो है हमने अपने ऑफिस के साथ राब्ते में रहना होता है। तो उन्होंने कहा ये आप जो है मोबाइल जो है बाहर छोड़ के आए। मैंने कहा मोबाइल जो है मैं वहाँ पे छोड़ूंगा जहाँ पे अदालत ने हमें जो है मोबाइल छोड़ने की इजाज़त दी है, क्योंकि अहाता अदालत के अंदर एक मोबाइल कलेक्शन पॉइंट बना हुआ है जिसमें खसूसी अदालत के जजेस ने जो है वो सहाफ़ियों को फैसिलिटेट करने के लिए जो अपने अदालती एहलकार बिठाए हुए हैं कि जो हमसे मोबाइल ले लेते हैं उसके बाद जो है मोबाइल जमा कराने के बाद खसूसी अदालत में जाते हैं। तो मैंने कहा वहाँ पे मैं जमा कराऊंगा। वो जहाँ पे पुलिस वालों ने मुझे रोका वहाँ से और मोबाइल कलेक्शन पॉइंट का जो है 30 से 40 फुट का फासला था। तो मैंने कहा कि अभी तो मैं वहाँ पे पहुंचा नहीं हूँ, तो मैंने वहाँ पे मोबाइल जमा करा। उन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सकता, आप जाएं पहले मोबाइल गाड़ी में रख के। मैंने कहा मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि यह आपका हुक्म है, जबकि दूसरी तरफ खसूसी अदालत का हुक्म है। तो मैंने अदालत के हुक्म को बजा लाना है और मैं आपका हुक्म नहीं आपके हुक्म पर अमल नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि आप मेरे सामने जो है इतनी दिलेरी में बात क्यों की? उन्होंने कहा इसको फौरन गिरफ्तार कर लिया जाए। और उसके बाद जो है पुलिस वाले मुझे घसीटते हुए जो है वो गाड़ी में लेकर गए और इसी मौके पर जो है वो जब मुझे मेरे ऊपर तशद्दुद कर रहे थे तो उस पर जो है इस मौके पर जो है वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर कामरान मुर्तज़ा और उनके साथ जो जनरल सेक्रेटरी थे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के आसिफ चौधरी चीमा साहब, तो वो मौके पर है। उन्होंने जो है वो मेरी जान खुलासी की और इसके बाद जो है वो खसूसी अदालत
कि जो है हमने तहरीरी तौर पर दरखास्त दी और खसूसी अदालत ने नोटिस लिया और कल जो है वो DIG साहब को जो है कल तलब कर लिया कि वजाहत के लिए। जी बहुत शुक्रिया। आपके कतई बलोच जख्मों का इलाज कराइएगा और आपकी बहुत मेहरबानी। हमने अपने लोगों से सवाल किया था, वक्त खत्म है इसलिए मैं बात छोटी कर रहा हूँ कि क्या MKM और पीपल्स पार्टी किसी नए बल्दियाती निज़ाम पर मुत्तफिक हो जाएंगे। 67% ने कहा हाँ ऐसा होगा और 31% ने कहा नहीं ऐसा नहीं होगा। 69% वो लोग हैं जो समझते ही हैं कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MKM एक बार फिर साथ मिल जाएंगे, एक बार फिर शोर शकर हो जाएंगे। यकीनी तौर पर उनका ये भी ख्याल है कि दोनों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MKM एक बार फिर हिज़्ब इख्तिलाफ के बजाय हिज़्ब इक़्तिदार में बैठेंगे, वजारतों में आएंगे, काबीना में आएंगे। कल जो मेरी बात हुई थी MKM के रहनुमा से, उसमें मुझे कोई मनफी पहलू नज़र नहीं आया था इस सवाल के जवाब में कि क्या आप काबीना में बैठ सकते हैं, लेकिन उन्होंने उसकी तस्दीक भी नहीं की थी। कहते हैं कि जो बातचीत हुई है दुबई में उसका फॉलोअप कराची में हो रहा है और आज वज़ीर आला ने मुलाकात की है साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब से बिलावल हाउस में, जहाँ साबिक सदर ने उनको कहा है कि वो MKM से ताल्लुकात को और बेहतर करें। ताल्लुकात को और बेहतर करने का तरीका ये हो सकता है कि बल्दियाती ऑर्डिनेंस के बारे में बात की जाए, उसके निफाज के बारे में बात की जाए। जो अदालत ने पूरा एक शेड्यूल दिया है उस पर अमल दरामद के लिए दोनों पार्टियाँ मुत्तफिक हों और बल्दियाती इंतखाबात कराए जाएँ और इसी बुनियाद पर हुकूमत में आया जाए या ना आया जाए। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। पीर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। BC On Air was brought to you by दागों की